आज 11 है, 11/3/24। रेगुलरिटी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। आप लोग रेगुलर हो तो इसीलिए ही आप ही लोग लगोगे जॉब। रेगुलरिटी से क्या होता है, आप टच में रहते हो किसी ना किसी चीज के, ठीक है। मेहनत तो आप सभी ने करनी ही करनी है, सबसे मेन बात, ठीक है। मेहनत तो करो लेकिन गाय बैल वाली नहीं करनी है हमने, ठीक है। हमने मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे, रोज करोगे तो ही लग पाओगे, अदरवाइज नहीं लग पाओगे बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो कैब करवाती हूँ, आपने कहा कि भी सोचा कि भी मैं वो कैब नहीं करता, मैडम वाली नहीं करता, कोई भी मैं कर लेता हूँ। कोई भी वो कैब करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। अगर मान लो आपने सेकंड थर्ड, अब आप जो है कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, किसी ने आपको कह दिया कि कंपटीशन में आता है 9th 10th +1 +2 का मटेरियल सारा, तो अब क्या 9th 10th वाला पढ़ने से आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। कोई कुछ मर्जी कहता रहे, अपनी थोड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाओ। अगर किसी ने कहा किरण पब्लिकेशन बढ़िया है, किसी ने कह दिया नहीं एमबीडी बढ़िया है, किसी ने कह दिया नहीं एमटायरा बढ़िया है, किसी ने कह दिया नहीं पैरामाउंट बढ़िया है, लोग तो यही कहेंगे मैंने तो पैरामाउंट की थी भाई तो मेरा क्लियर हो गया। किसी ने ये कह दिया नहीं भाई मैंने तो एमटायरा की थी भाई तो मेरा क्लियर हो गया एग्जाम, तो आपको ये हो जाता है अरे अगले ने पैरामाउंट की, मैं भी पैरामाउंट करता हूँ क्लियर हो जाएगा मेरा एग्जाम। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अब हर किसी के जो है मतलब जो माइंडसेट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। आप बुक उठा के देख लो, अलग अलग इंग्लिश की बुक्स मिल जाएंगी, सेम ही चीजें होंगी सभी जगह, लेकिन लैंग्वेज क्या होगी अलग अलग। किसी को पैरामाउंट की समझ आएगी, किसी को केडी कैंपस वाली समझ में आएगी, किसी को कोई और समझ में आएगी, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज बेटा, क्या कि एक बुक पकड़ लो कोई भी, ठीक है। अब अगर मान लो आपको पैरामाउंट की बुक आपने शुरू कर दी, ठीक है, किसी ने आके आपको कुछ भी कह दिया कि ये पढ़ ले सही रहेगा, तो वो नहीं पढ़ना, वो बाद में, वो बाद की बात है। पहले पैरामाउंट सारी क्लियर करनी है, सारी खत्म करनी है। फिर जब आप किसी और के कहे पे जो वाली बुक पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ पैरामाउंट में ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। ये सच्चाई है। इंग्लिश की बुक्स के अगर मैं बात करूं, नॉर्मली आपने एक बुक कंप्लीट की, फिर उसके बाद में अगर आपने दूसरी बुक, पहली बात तो एक बुक ही बहुत है, मोर देन एनफ है। अगर एक बुक कंप्लीट करने के बाद अगर आपने दूसरी बुक की तरफ अगर आप गए हो तो आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा उसमें, समझ रहे हो। कोई एक चीज, एक आधी चीज अगर नहीं मिल गई तो मिल गई, बाकी लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें कि एक ही बुक कंप्लीट करें। अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का भी ऐसे करो, ठीक है, कि एक ही बुक कंप्लीट करनी है, चाहे जो मर्जी, वही कर लोगे उतने में ही लग जाओगे, ठीक है। अगर दग दग भटकोगे फिर बात नहीं बननी बेटा, ठीक है। तो मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में करो। अब फर्स्ट वर्ड लिखो, कौन सा था लास्ट वर्ड करवाया मैंने, बताएंगे? एडमॉनिश। एडमॉनिश का क्या मतलब होता है बेटा? डांटना। अगला वर्ड करेंगे हम बेटा एग्रावेट। हाँ जी, बढ़ाना, बढ़ाना नहीं बेटा, भड़काना। एग्रावेट जैसे कि बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम करना, वो होता है एग्रावेट, ठीक है। जैसे कि थी छोटी सी बात लेकिन उसको दूसरे को कुछ और तरीके से कह दिया तो वो भड़काना हो गया। सेकेंड, एल्योर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एल्योर।
आकर्षित करना, अट्रैक्ट। थर्ड वर्ड एम्पल। हाँ, प्रचुर किसका सिनोनिम हुआ ये? प्रचुर का सिनोनिम करवाया ना? हाँ, अबंडेंट। ठीक है, तो अबंडेंट का सिनोनिम है और इसका मतलब होता है प्रचुर, अबंडेंट। और एक होता है बेटा अबंडन, ABOABDON, अबंडन। हाँ, ABONDON, इसका मतलब क्या होता है? त्यागना। ABONDON, अबंडन। फोर्थ वर्ड है आपका असॉल्ट। इसकी स्पेलिंग देखिए, ASSAULT, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब कई बार बोलते हैं, आपने न्यूज में भी कई बार एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं, इसका मतलब हो गया हमला। हमले को बोलते हैं बेटा ये। नेक्स्ट, फैसिलिटेट, FACILL FACILITATE, फैसिलिटेट। इसका एक सिनोनिम है बेटा एड, ये तो सुना होगा। फर्स्ट एड सुना है ना? फर्स्ट एड का क्या मतलब हुआ? सहायता। तो फैसिलिटेट का मतलब भी क्या है? सहायता, हेल्प का सिनोनिम है। नेक्स्ट, क्लमजी। सिक्स वर्ड है आपका क्लमजी। हाँ जी, पता है किसी को? बेढंगा, बेढंगा। सेवंथ, नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा बार्बरस। बार्बरस, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। एट्थ वर्ड ब्लीक। आपको एक वर्ड करवाया था मैंने, ग्लूमी करवाया था, इसका मतलब सैड, उदास। तो ब्लीक भी क्या होता है बेटा? सैड और उदास। नाइन्थ, ब्रूटल। ब्रूटल, हाँ, क्रूर, मतलब जो निर्दयी होता है, क्रूर उसको बोलते हैं, तो निर्दयी बंदे को बोला जाता है ब्रूटल। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बेटा सैविज। टेंथ वर्ड, हाँ इंपॉर्टेंट, सीज, CEASE, सीज। इसका मतलब होता है बेटा रोकना, स्टॉप। सीज रोकना या स्टॉप इसका सिनोनिम है बेटा। ठीक है,
कुछ बताना था आपको, भूल गई मैं। चलो यस, करते हैं हम। एग्रावेट, भड़काना। किसी को जब हम भड़काते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एग्रावेट। जैसे डोंट एग्रावेट हर, शी इज ऑन द राइट पाथ। कि उसे मत भड़काओ, वो सही चल रही है, उसका सही रास्ते पर है वो। एल्योर, आकर्षित करना। इन पार्टी एवरीबडी वॉज लुकिंग एल्योरेटिव। कि पार्टी में सब लोग जो है वो क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, सुंदर लग रहे थे। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन दुबई। कि दुबई में प्रचुर मात्रा में क्या है, गोल्ड है। ठीक है। अबंडन, त्यागना। डोंट अबंडन द स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह नींद को त्यागो। असॉल्ट, हमला। I read the news related to the sexual assault in the newspaper। कि मैंने न्यूज़पेपर में एक हमले के बारे में पढ़ा। फैसिलिटेट और एड, इसका मतलब क्या होता है, सहायता। वी आर हेयर टू फैसिलिटेट यू। कि हम यहाँ पे आपकी सहायता के लिए हैं। ये वर्ड जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो उस टाइम पर रास्ते में, जैसे मतलब आप चढ़ते हो या फिर जब उतरते हो, तो उस टाइम पे एयर होस्टेस खड़ी होती है और वो बोलती है ये वर्ड। ठीक है, ये वर्ड बोलती हैं सच में। फैसिलिटेट मतलब कि सहायता, एड हेल्प हो गई। इससे नेक्स्ट है हमारे पास क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा। When I entered in my house, I found my house all the things clumsy in a clumsy manner। कि जब मैं घर पे पहुंची मैंने देखा सारी चीजें बेढंगी तरीके से रखी हुई थी। बार्बरस, असभ्य। Don't behave barbarous in the market। It Don't behave barbarous in the market। It dereputate me। कि भी असभ्य तरीके से मत बिहेव करो, ठीक है, मार्केट में, इससे मेरी रेपुटेशन कम होती है। ब्लीक, ग्लूमी, सैड। डोंट बी ब्लीक एट द लॉस ऑफ योर डॉग, यू कैन गेट द अनदर वन। कि अपने कुत्ते की डेथ पर ज्यादा उदास मत हो, कोई बात नहीं, नया ले आएंगे। ब्रूटल, निर्दयी या फिर सैवेज। ठीक है। द गवर्नमेंट is becoming brutal for the common person। They are getting the money from them only and are investing to them only। इसका मतलब क्या है कि भी गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा निर्दयी हो रही है, लोगों से पैसे लेके उन्हीं पे ही खर्च कर रही है। सीज, रोकना, स्टॉप। डोंट सीज हिम, सिंपली उसे मत रोको। ठीक है। या फिर जैसे कि अगर मान लो पानी का नल अगर खराब हो जाए तो आप कहते हैं ना कि भी इसके ऊपर कोई कपड़ा कुपड़ा लगा दो, है ना, तो भी हम बोल सकते हैं सीज द टैप। ठीक है, कि टैप को रोक दो। कहने का मतलब ये है, वो जा थोड़ा रही है कहीं पे। सीज का मतलब होता है रोकना। इसका एक सिनोनिम याद कर रही थी मैं उस टाइम पे, वो होता है बेटा टर्मिनेट। ठीक है, ये करवाया हुआ वर्ड है आपको, टर्मिनेट, सीज। क्लमसी का, हाँ, हो सकता है सिनोनिम। ठीक है। रिडिकुलस का मतलब भी यही होता है कि भी वैसे ये अनसिविलाइज्ड का ही होता है, लेकिन चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको सिनोनिम में दे रखा है तो आप चला सकते हो इसको। ठीक है। पता है क्या होता है, कई बार नियर अबाउट जो सिनोनिम होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। नियर अबाउट सिनोनिम जैसे कि अब आपने रिडिकुलस वर्ड पढ़ा, ठीक है, कि भी आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, यही इसका वो मतलब है ना। आपके पास सिनोनिम आ गए, क्लमजी आ गया, बार्बरस आ गया, अनसिविलाइज्ड आ गया, तीन ऑप्शन ये आ गए, तो फिर किसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्या लगाओगे? सिनोनिम तो बार्बरस है, अनसिविलाइज्ड है, अब देखा जाए तो क्लमजी भी बन सकता है। तो आपने क्या करना है, जो मोस्ट नियरेस्ट होते हैं या मोस्ट अवे होते हैं, जैसे कि बार्बरस तो बहुत नियरेस्ट है, अनसिविलाइज्ड भी बहुत नियरेस्ट है, तो आप इन दोनों को चूज ना करने की बजाय किसको चूज करोगे? क्लमजी को। लेकिन अगर तीन ऑप्शन है और तीन ऑप्शनों में से जैसे चार ऑप्शन है, अगर एक दे रखा है क्लमजी, बार्बरस, अनसिविलाइज्ड और एक दे दिया आपको ब्लीक, तो
किसकी तरफ जाओगे, तब क्लमसी को सिनोनिम मानोगे और ब्लीक को क्या मान दोगे, एंटोनिम। समझ गए। कई क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि भी सभी के सभी सिनोनिम ही दिए होते हैं, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है, तो फिर कौन सा लगाएं। हमें लगता है कि सारे के सारे, ये तो ऑप्शन ही गलत है, कोई एक इसमें एंटोनिम है ही नहीं, तो उसमें नियरेस्ट वन देखना होता है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा मीनिंग किसका मैच करता है, तो इस अकॉर्डिंग चलेंगे, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, यस। एग्रावेट भड़काना, एल्योर आकर्षित करना, एम्पल प्रचुर, असॉल्ट हमला, अबंडन त्यागना, फैसिलिटेट सहायता, हेल्प एड के लिए यूज किया जाता है, क्लमजी बेढंगा मतलब डिसऑर्डर्ड, ऑर्डर में नहीं है कोई चीज, बार्बरस असभ्य, सैवेज निर्दयी। ठीक है, ब्रूटल के लिए यूज किया जाता है निर्दयी और सैवेज, ब्लीक उदास, सैड ग्लूमी, सीज रोकना स्टॉप या फिर टर्मिनेट। ठीक है बेटा, एक और सीज भी होता है, SEIZE, किसी को पता है? एनीबडी नोस? नहीं, देखो ये इसका भी, इसकी भी स्पेलिंग क्या हुआ, हिल गया? इसकी भी प्रोनाउंसिएशन वही है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन वही है। इस चीज का मतलब होता है रोकना और इस चीज का मतलब होता है ऑब्टेन, प्राप्त करना। मतलब कि जैसे कि सीज द सीट इमीडिएटली, कि भी मतलब जब्त करना, कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को ले लेना, प्राप्त कर लेना, अटेन कर लेना, ये इसका सिनोनिम है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया सीज द सीट इमीडिएटली, कि तुरंत ही उस जगह को रोक लो, तो मतलब क्या है कि वो हमारे एरिया में आ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी। जैसे कि he has seized the land of our house, कि उसने हमारे घर का कुछ एक हिस्सा अपने पास जब्त करके रख लिया, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सीज, SEIZ। ठीक है, तो ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम थी, इसलिए मैंने करवा दिया इकट्ठा। याद हो गए सभी को? सभी को? अब एक बार आंखें बंद कर लो, बताइए। एग्रावेट भड़काना, एल्योर आकर्षित करना, एम्पल प्रचुर, असॉल्ट हमला, फैसिलिटेट सहायता, क्लमजी बेढंगा, बार्बरस असभ्य, ब्लीक उदास, ब्रूटल निर्दयी, सीज रोकना और टर्मिनेट उसका मतलब भी क्या है, रोकना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बेटा, हमारी वोकैब हो चुकी है, कहाँ गया वो, एडजेक्टिव ही नहीं खत्म होने में आ रहा। ये किसकी शादी है भाई, है गोविंद वैज सोनिया? यस, देखते हैं हम एडजेक्टिव, हमारे कुछ एक रूल्स जो है वो रह गए थे और कुछ एक रूल्स हमारे हो गए थे। ये करवा दिया था मैंने, ये हो गया था। यस, इसकी तरफ चलते हैं, पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है।
ये वाला रूल हम कर तो चुके हैं, लेकिन ये वाला रूल हमने किया था कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में वो बताया था मैंने आपको कि अगर मान लो हमारे पास में 2 डिग्रीज हैं, मतलब कि 2 कंपैरेटिव यूज कर रखी है, जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि वह इंटेलिजेंट भी है और सुंदर भी है ना, 2 काम किए। मैंने एक चीज ये बोल दी वह उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा ही सुंदर है। दोनों एडजेक्टिव्स जो है वो कंपैरेटिव में यूज होंगे ना, तो कंपैरेटिव में यूज होंगे तो कंपैरेटिव का रूल क्या कहता है कि मेरे बाद में कौन सी प्रेपोजिशन यूज करो, दैन। लेकिन कुछ एक हमारे पास कंपैरेटिव ऐसे होते हैं जो बाद में दैन प्रेपोजिशन नहीं लेते, कोई टू प्रेपोजिशन ले लेता है, कोई फॉर प्रेपोजिशन ले लेता है, कोई अबाउट प्रेपोजिशन ले लेता है, कोई आफ्टर प्रेपोजिशन ले लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन ले लेता है। तो ऐसे केस में वही चीज है कि when two adjectives require different preposition, जब 2 एडजेक्टिव्स को अलग अलग प्रेपोजिशन की जरूरत है, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग देखेंगे। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उचित। स्पेलिंग देखो, APPROPRIATE। appropriate preposition should be used with both adjectives। दोनों एडजेक्टिव्स के साथ जो जो प्रेपोजिशन लगती है वही लगाओ। एग्जाम्पल देखो, he is senior and older than I। ये रहा हमारे पास में एक एडजेक्टिव, है ना, सीनियर है और क्या है, ओल्डर। ओल्डर क्यों यूज किया बेटा, एल्डर क्यों नहीं यूज किया? हाँ जी, ब्लड रिलेशन नहीं है इसीलिए। ये क्या है, ही, और ये क्या है, आई। पर्सन कितने हैं, 2, तो डिग्री कौन सी लगनी चाहिए, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री तो लगी हुई है, सीनियर भी लगा हुआ है और ओल्डर भी लगा हुआ है, कंपैरेटिव है। ईआर वाले जो है वो कंपैरेटिव होते हैं। ओल्डर के बाद तो जी क्या लगा रखा है, देन लगा रखा है या नहीं, देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, लेकिन सीनियर के बाद तो कुछ लगा ही नहीं रखा। और सीनियर का हमने रूल किया था आईओआर, जिससे एंड होते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे आईओआर लगता है, और आईओआर अगर किसी के पीछे लग रहा है कंपैरेटिव में तो हम उनके बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं बेटा, टू। तो इस सेंटेंस में यहां प्रॉब्लम थी कि इसके बाद तो प्रेपोजिशन लगा रखी है लेकिन इसके बाद में नहीं लगा रखी, है ना। तो ये बनेगा he is senior to and older than I। ठीक है बेटा, आगे देखिए, his dress is different and cheaper than mine। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, his dress, और यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, mine। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे कई बार क्या होता है, his dress is different and cheaper than mine, आगे लिख देते हैं ड्रेस, mine ड्रेस, तो हमें लगेगा सही कि उसकी ड्रेस का उसकी ड्रेस के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है ना, ऐसे ही होना चाहिए था ना। लेकिन वहां पे ड्रेस लिख दिया, यहाँ पे ड्रेस ही नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है? नहीं, देखो बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आई, मी, माई, माइन, ये लाइन तो याद है सभी को। आई तो क्या है, सब्जेक्टिव केस, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल होता है किसके, पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्लस नाउन के। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन किसके इक्वल होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्लस नाउन के। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लगा रखा है मैंने, माइन, किसके इक्वल हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव के। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माय। अब नाउन क्या है हमारे पास, ड्रेस। मतलब कि ये जो माइन वहां पे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, माय ड्रेस।
समझ गए? अगर मान लो मैंने माइन ड्रेस लगा दिया तो ये पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन हो गया या नहीं? तो हमारा रूल क्या कहता है? पोजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ये जो माइन लिखा हुआ है इसका मतलब है his dress is different and cheaper than my dress। समझ गए? अगर my dress लिखा हुआ है तो सही कर देना, अगर mine dress लिखा हुआ है तो वो गलत है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। जैसे एक और हम करते हैं, एक और अगर हम मान लो लेते हैं, क्या बनेगा? वी अस आर आर्स। ध्यान से समझना, हमारा रूल क्या कहता है? ये क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन। रूल क्या कहता है? पोजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल्स टू पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? आर। ठीक है, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? आर। और साथ में अगर मान लो मैंने लगा दिया नाउन, कोई भी अगर मान लो मैंने लगा दिया अकेडमी, तो ये ध्यान रखना हम आर अकेडमी लिखेंगे ना कि आर्ट्स अकेडमी। समझ में आया कि हम आर अकेडमी लिख सकते हैं लेकिन आर्ट्स अकेडमी नहीं लिख सकते इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आई मी माई माइन वाला किया, देखो आई मी माई माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन, नाउन मैंने लिख दिया हाउस, तो माई हाउस तो सही है, लेकिन अगर कहीं लिखा मिल गया ना माइन हाउस तो वो गलत हो जाएगा, वो इसके अकॉर्डिंग गलत होता है। समझ गए सभी के सभी कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ में ही हम नाउन लगा सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ में हम नाउन नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा जी, इसके बाद अब हम इस पे आ जाते हैं, उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से, माइन का मतलब यही हुआ ना, माई ड्रेस मेरे ड्रेस से अलग है, डिफरेंट है, और क्या है? चीपर। चीपर और डिफरेंट दोनों इसके एडजेक्टिव हुए और दो है, कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, तो चीपर के साथ में तो क्या लगा रखा है बेटा? देन। लेकिन डिफरेंट के साथ तो कुछ लगा ही नहीं रखा, तो जब कोई चीज किसी से डिफरेंट होगी तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ठीक है, आगे चलते हैं। She is stronger and younger than her sister। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है? she, इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है? उसकी सिस्टर के साथ। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक स्ट्रोंगर है और क्या है जी? यंगर। अब देखिए यंगर के साथ में तो क्या लगता है? देन, और स्ट्रोंगर के साथ में भी क्या लगता है बेटा? देन। तो अब मैं अलग अलग देन लगाऊं? अब अलग अलग नहीं लगाऊं। जब अलग अलग प्रेपोजिशन लग रही है तब तो लगाओ, जब सेम लग रही है तब दोबारा दोबारा से रिपीट थोड़ा करेंगे, तब दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, तब बोलेंगे शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। यही अगर मान लो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे कर देती एल्डर, तब मुझे क्या करना पड़ता? शी इज एल्डर टू एंड यंगर देन हर सिस्टर। समझ गए कि अगर मान लो प्रेपोजिशन लग रही है सेम तो अलग अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, तब वो काम चला लेंगे। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन अलग अलग लग रही है तो लगाओ। ठीक है, सेम लग रही है तो काम चला लेंगे। समझ गए सभी के सभी? तो यहाँ पे आना चाहिए ही इज सीनियर टू, his dress is different from, और she is stronger and younger than her sister। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही। समझ गए सभी के सभी क्या था इस रूल में? सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला रूल क्या कह रहा है, पढ़ो।
समझ में आया? नॉर्मल सी लाइन है बेटा, प्लेस एन एडजेक्टिव, कि एक एडजेक्टिव को कहां पे रखो, आफ्टर नाउन, नाउन के बाद में, when the noun is followed by preposition, अगर ना फॉलोड बाय किसका सिनोनिम है बेटा, आपको एक वर्ड करवाया था मैंने, फर्दर करवाया था या नहीं, तो उसी का ही सिनोनिम है, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है भी, मतलब नेक्स्ट जो चीज हो इमीडिएटली, फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, मतलब कहने का मतलब है कि एक अगर मान लो एडजेक्टिव आता है आपके पास में, उसके बाद में आपके पास में नाउन है, और वो नाउन के बाद में क्या आ रहा है, एक प्रेपोजिशन, ऐसा अगर आ रहा है, यही बात है ना, प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन, अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है तो ये एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं आता, किसके बाद में आ जाता है, नाउन के बाद में, नाउन एडजेक्टिव फिर उसके बाद में प्रेपोजिशन, समझ गए? कहने का मतलब अगर ये है कि नाउन के बाद में अगर प्रेपोजिशन आ रही है ना, प्रेपोजिशन मतलब ऑफ, देन, आफ्टर, ये सब प्रेपोजिशंस हैं, इन, इनटू, ये सब प्रेपोजिशन है, एट, ऑन, अगर ये आ रही है नाउन के बाद में और आपने एडजेक्टिव भी लगाना है, तो एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं लगाना, नाउन के बाद में लगाना, ये कहने का मतलब है। जैसे कि ऊपर सेंटेंस देखो, ऊपर वाला बाद में देखेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले, he is a suitable man for any post, ऊपर वाला आपको कम समझ में आएगा, पहले ये समझ लोगे तो फिर ऊपर वाला समझ आ जाएगा, he is suitable man for any post, he है, ये तो क्या है जी हमारे पास में, सब्जेक्ट है या नहीं, ये क्या हमारे पास में, नाउन, मैन कॉमन है, फिर उसके बाद में नाउन के बाद में क्या यूज कर रखा है जी, प्रेपोजिशन, और नाउन का एडजेक्टिव है क्या, सुटेबल, कि सुटेबल है, उचित है, तो इस एडजेक्टिव को कहां पे यूज करना है, नाउन के बाद में, बस यही करना है, ही इज अ, क्या बोलूं, मैन सुटेबल फॉर एनी पोस्ट, ये बात। ऊपर वाला देखते हैं आप, द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, मैटर ये एक नाउन हुआ, वर्दी ये एक एडजेक्टिव हुआ, इसके बाद में प्रेपोजिशन है, तो क्या बनाना पड़ेगा, द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट, ठीक है बेटा। तो ये रूल है कि अगर नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आ रही है तो ये देखो कि एडजेक्टिव भी है या नहीं है, अगर एडजेक्टिव है तो किसके बाद में रखो उसको, नाउन के बाद में, समझ में आ गया सभी को, सभी को आ गया? देखो लगने वाली इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ये सही है, ही इज ए सुटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट, कोई गलती नहीं लगेगी, आप सीधा सीधा नो एग्री पे चले जाओगे, लेकिन जिसको रूल पता है वो कर लेगा ये, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पढ़िए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो भाई साहब। समझ में आ गया पक्का? क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन एट्रीब्यूटिवली, ठीक है, एट्रीब्यूटिवली मतलब यही है कि बिफोर नाउन, मतलब आपको टर्म्स के अंदर तो मैंने वैसे कभी भी नहीं उलझाया, ठीक है, उलझाने को तो बहुत सारी चीजें जैसे पॉजिटिव वर्ब्स हो गई, क्लोजेस हो गए, इंटरमीडिएशंस हो गए, ठीक है,
टर्म एंड्स हो गए, एट्रीब्यूटिवली हो गया, सब्जेक्टिवली हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको उलझाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी उलझाती नहीं हूँ, मैं सीधी सीधी बात समझाती हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर एडजेक्टिव जो है ये वाले आ जाएं, कौन कौन से, जैसे कि अगर आ गया अफ्रेड, अस्लीप, एक होता है स्लीप और एक होता है अस्लीप, asleep, ill, sorry, due, ready, unable, alike, एक होता है like और एक होता है alike, ठीक है। aware, glad, glad मतलब खुशी, sorry, well, alone, ill, sure, worth। अगर ये नाउन सॉरी ये अगर एडजेक्टिव आपके पास में आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, इन एडजेक्टिव्स को नाउन से पहले नहीं रखना, बस ये कहानी है। इनकी मर्जी है कि ये नहीं आते भाई नाउन से पहले। जैसे लिखा हुआ है शी इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कौन से वाला एडजेक्टिव आया बेटा, अलोन। अलोन वर्ब एडजेक्टिव आया है, वो किसके बाद में है, नाउन के बाद में, तो ये सेंटेंस सही है। अगला देखो, आई फाउंड अ बॉय अस्लीप, ऐसे लिखा आ जाए ना, आई फाउंड अ स्लीप बॉय, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि अस्लीप एडजेक्टिव नाउन के क्या आता है, बाद में। द मैन इज इल, अगर ऐसे कह दिए ना देयर इज इल मैन, पढ़ने में तो सही लगेगा लेकिन वो क्या होगा, गलत, क्योंकि मैन एक नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है इल, और इल कहता है कि मैं किसके बाद में लगाऊंगा, नाउन के बाद में। द मैन इज इल, इल मैन आ गया तो गलत है वो। अगला देखो, द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, देखो अगर ये कह दिया ना ही इज अफ्रेड मैन, कि वो कुत्ते से डरा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। अफ्रेड नाउन से पहले नहीं आएगा, किसके बाद में आएगा बेटा, नाउन के बाद। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, तो वर्थ भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसके बाद में आता है बेटा, नाउन के बाद में, नाउन के बाद में आया, ठीक है। अगर ऐसे कह दिया ना दिस बुक इज रीडिंग वर्थ, या फिर दिस इज वर्थ रीडिंग बुक, ऐसे लिखा आ गया तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्थ जो है वो नाउन से पहले नहीं आएगा, नाउन के कहाँ आएगा, बाद। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया सभी को। नॉर्मल सा रूल था, अगर ये याद रह जाए आपको वर्ड, अफ्रेड, अस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल और श्योर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अस्लीप और स्लीप में डिफरेंस। ठीक है, और किस में डिफरेंस देखना है, एक देखना है लाइक और अलाइक में डिफरेंस। ठीक है बेटा, ग्लैड तो खुशी होगी, एक हो गया इल, और सिक में डिफरेंस, ये देखेंगे अभी हम। ठीक है बेटा, यस, किसी को पता है स्लीप में और स्लीप में क्या फर्क होता है, लाइक और अलाइक में क्या फर्क होता है, इल सिक में क्या डिफरेंस होता है, कोई एक बता दो, कोई भी एक डिफरेंस। स्माइल करिए गुड़िया। बेटा आपने बचपन में सिक लीव की है, तो वो क्या होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम रुपिंदर कौर फ्रॉम क्लास डैश 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 इन योर स्कूल, टुडे आई एम इल, ऊपर किया था सिक, नीचे क्या कर दिया, इल, नीचे क्यों नहीं लिखा टुडे आई एम सिक, लिखना चाहिए था ना, ऊपर तो मैडम जी आप करवा रहे हो, देखो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क किया था जब हमने, तो हमने नीचे लिखा था ना आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क,
है ना, कुछ और तो नहीं लिखा ना। तो जब ऊपर सिक लीव लिख रहे हैं तो नीचे सिक क्यों नहीं लिखा भाई, लिख दो, है ना। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे से, छोटा था, फिर क्या हो गया, आप सिक लिख दो, आपको कोई रोक रहा है? ऐसे कैसे लिख दे भाई। देखो सिक में और इल में क्या फर्क है, सिक जो होता है वो होता है मोर देन 1 डे का, मतलब कि जब आप ज्यादा बीमार हो, एडमिटेड हो, 2-3 दिन हो गए बीमार हुए, तब आप क्या यूज करते हो, सिक। इल, इल का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लो मेरा भी सिर दर्द हो रहा है तो मैं गोली ली, ठीक, कोई एडमिट हुई हूँ, कोई मेरे को इंजेक्शन लगे हैं, नहीं। तो इल होता है थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि इसका स्पैन जो होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट स्पैन। और सिक क्या होता है, लॉन्ग, ठीक है। तो लिखते तो हम ऊपर सिक लीव है कि भाई हम बीमार हैं, काफी टाइम हो गया, लेकिन नीचे हमें सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी चाहिए होती है, 1 ही दिन की चाहिए होती है ना, तो इसीलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं बेटा, इल। अगर मान लो आपने 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है तो नीचे आई एम इल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आई एम सिक। ये बात है, ठीक है, समझ गए सभी के सभी। अब इसके बाद में हम देखते हैं लाइक और अलाइक। लाइक मतलब कि एक जैसे, जैसे अलाइक का मतलब ही क्या होता है, मिलते जुलते जुलते, एक जैसे। जैसे कि आपने कभी जुड़वा भाई देखे हैं, होते हैं या नहीं, उसमें सेम ही नाक कान आंख नाक सब सेम होते हैं, है ना। कई बार तो आवाज भी सेम होती है, पहचान में नहीं आते हैं। तो जिसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके वो क्या होते हैं, अलाइक। जैसे कि मैं मार्केट में गई, एक सूट ले आई, इधर किसी लड़की ने देख लिया, मेरे से शॉप पूछ ली, उधर ही दुकान पे चली गई, फिर वैसा ही ले आई, तो वो क्या है, क्या उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम, नहीं, सूट सेम ही है, तो वो क्या है जी, अलाइक। और लाइक का मतलब क्या होता है, एक तो वो वाला लाइक जो हम करते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सब चीजों पे। और एक लाइक का मतलब होता है एक जैसे, जैसे कि अब ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों पतली हैं, दोनों की दोनों का मुंह भी सेम जैसा है, एक जैसा उन्होंने वो कर रखा है, क्या चोटी कर रखी है, पोनी कर रखी है, देखने में एक जैसी है ना, तो क्या है, लाइक। समझ गए, लाइक मतलब कि आप डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो लेकिन मिलते जुलते से लगते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो लाइक, डिफ्रेंशिएट ना कर सकते हो वो क्या होता है, अलग। इसके बाद स्लीप और एक होता है अस्लीप। स्लीप जब आप रात को सोते हो, खुद ही सोते हो या कोई सुलाता है, सो जा बेटुआ, है ना, वो आता है नहीं, तो ऐसे तो नहीं है, मानो बिल्ली आई है। तो स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है बेटा। और अस्लीप का मतलब होता है कि आपको जैसे कि ऑटोमेटिकली अगर कोई या तो सुलवाता है या तो सुलवा रहा है आपको, जैसे सो जा ऐसे करके कोई थप्पी मार रहा है आपके सिर पे, दैट इज अस्लीप। और एक अस्लीप होता है बेटा, कई बार यहाँ पे लेक्चर लेते लेते ही कई बच्चे ऐसे नींद ले लेते हैं ना, 4-5 मिनट की, है ना, वो भी क्या होता है, ऑटोमेटिक, जब वो होता है बेटा असली। नैप की बात करती हूँ बेटा, एक होता है नैप। नैप होता तो झपकी है, लेकिन वो नैप जो आप कहते हो ना यहाँ पे 2-3 मिनट का, वो नैप नहीं होता है। नैप होता है जैसे कि अगर मान लो अब मैं ऑफिस से थक के घर गई है, खाना खाया, 10 मिनट के लिए सो गई, वो होता है नैप, ठीक है बेटा। तो ये होता है डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस पता होगा आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, हाँ यहाँ पे लाइक क्यों आया, यहाँ पे टू क्यों आया, इन्फिनेटिव क्यों आया। आप बच्चे पता नहीं क्यों जब पढ़ते हो तो आपको ये होता है कि हाँ इंग्लिश तब पढ़ूंगा जब एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ बस, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हर जगह पे ये चीजें लिखी होती हैं, ध्यान देने की जरूरत होती है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रूल बेटा, ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्या है, पढ़िए इसको। लास्ट रूल है, फिर बाकी कल करेंगे।
द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग अ नाउन। देखो एक नाउन को अलग अलग एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। हो सकता है किसी के अंदर एक ही खूबी हो सकता है किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तो 100 हो, है ना, भरा ही पड़ा हो खूबियों से, एडजेक्टिव से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडजेक्टिव्स का काम करती है। नाउन तो बेचारा एक ही है ना। अब मान लो मैंने लिख दिया शी इज ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन, ऐसे लिख दिया। अब ब्यूटीफुल ने कुछ ज्यादा कुछ अच्छा किया था क्या कि उसको पहले लगा दिया मैंने? ऐसे लिख देती हूँ शी इज ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल पर्सन, है ना। तो अब ऑनेस्ट ने कुछ ज्यादा अच्छा किया था क्या कि उसको उस वर्ड को पहले लगा दिया एडजेक्टिव को? नहीं ना। तो वही चीज ऐसे है कि अगर आपको अलग अलग एडजेक्टिव मिल गए हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि ऑर्डर ये हो। कौन कौन सा ऑर्डर है? पहला है साइज, दूसरा है शेप, तीसरा है एज, चौथा है कलर, पांचवा है नेशनैलिटी और छठवां है मटेरियल। आपको ये रूल रखना है, ठीक है। अगर इस ऑर्डर में मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो ठीक कर दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20-year-old ब्लैक अमेरिकन नेग्रो, ठीक है। नेग्रो होती है नस्ल, ठीक है। ये 20 क्या है बेटा? एज। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? ब्लैक। ब्लैक क्या है? कलर। और अमेरिकन क्या है? नेशनैलिटी। सही ऑर्डर में लगे हुए हैं ना। अगर ऐसे लिख देती मैं 20-year-old अमेरिकन ब्लैक नेग्रो तो वो क्या हो जाता? गलत। हमें ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। क्या है? SSACNM, अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम। स्टेडियम हो गया नाउन, और ये क्या है? साइज। और ये क्या है? नेशनैलिटी। ये रहा साइज और ये रहा क्या? नेशनैलिटी। अब कई बच्चे कहेंगे बीच में शेप एज कलर तो आई नहीं है भाई एडजेक्टिव, बट ऑर्डर ये होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि नेशनैलिटी पहले आ जाए साइज बाद में, ठीक है। बीच में मिसिंग हो सकता है। अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। टेबल क्या है? नाउन। बिग क्या है? साइज। फिर उसके बाद में राउंड क्या है? शेप। ब्लैक क्या है? और इंडियन क्या है? प्लास्टिक क्या है? सही ऑर्डर में है ना। आगे देखिए, अ स्पेशियस डार्क सेल। सेल क्या है? नाउन। स्पेशियस क्या हो गया? शेप हो गई। साइज बेटा, स्पेशियस का मतलब क्या होता है कि जगह है। जैसे कि अगर मान लो कई बार आपने कोई एडवर्टीजमेंट के वाउचर्स वगैरह देखे हो, आजकल स्कूल के वाउचर्स मिल रहे हैं हर जगह पे, एडमिशन ओपन है ना। तो ऐसे बोला उसमें एक फीचर्स में होता है, लिखा हुआ होता है स्पेशियस एनवायरनमेंट, स्पेशियस बिल्डिंग, ये भी लिखा होता है, ठीक है। स्पेशियस मटेरियल ये भी यूज किया जाता है। कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास में इनफ है। स्पेशियस का मतलब इनफ की साइज। जैसे कि अगर मान लो एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठने हैं तो उनके पास स्पेशियस जगह है, मतलब कि आसानी से बैठ सकते हैं। ये नहीं कि 30 बच्चे ने बैठना है तो 15 बेंचों में ही घुसा देंगे या 10 बेंचों में ही घुसा देंगे, ठीक है। तो वो होता है स्पेशियस। तो ये साइज में आता है। डार्क कलर, सही है ऑर्डर। आगे देखिए, रूम नाउन हो गया, लार्ज क्या हो गया? साइज। ग्लास क्या हो गया? मटेरियल, सही है। अब एक बस एक यहाँ पे एक चीज आई थी, कहाँ गई? ये रहा। एक आ गया राउंड और एक होता है बेटा अराउंड। बस इसमें फर्क देखेंगे हम, पता है। हाँ, ये कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। राउंड होता है बेटा चारों, और अराउंड क्या होता है? चारों और विभिन्न भागों में। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूं, अगर अर्थ की बात करते हैं, सूर्य, ये का सूर्य है, ठीक है। ये कैसा सूर्य है? साफ बना दिया अभी। ये सूर्य है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक धरती है, ये का, ये धरती।
घूमेगी तो बेटा इधर ही घूमेगी ना, बीच में तो नहीं चल जाएगी आज सुबह से मिलके पार्टी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो कौन सा चक्कर लगा रही है बेटा, राउंड। जो अराउंड लिखते हैं ना हम, द सन द अर्थ रिवॉल्व, क्या आना चाहिए, राउंड द सन, अराउंड द सन नहीं बेटा, ठीक है। और अराउंड क्या होता है, जैसे पार्क में बैठे हैं हम, ठीक है, पार्क में मेरी मर्जी है मैं यहाँ बैठू, मेरी मर्जी यहाँ बैठू, यहाँ बैठू, यहाँ बैठू, यहाँ बैठू, जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं, है ना। तो चाहे चारों तरफ बैठ जाओ, चाहे विभिन्न भागों में कहीं मर्जी बैठ जाओ, तो वो क्या हो जाता है बेटा, अराउंड। जैसे कि डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में अब कोई टेबल के ऊपर थोड़ा चढ़ के खाना खाता है, नहीं खाता ना, ये खाते हो, हम तो मैडम शेल्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं, मम्मी खाना बनाते हैं हम खा लेते हैं, है ना, मैं करती हूँ ऐसे। ये रहा डाइनिंग टेबल, ये रही चेयर्स लगी हुई है साथ में, ठीक है। तो चेयर्स हम ऊपर नहीं रख सकते, हम बैठते सिर्फ इसके ये अराउंड है, ये राउंड, राउंड विभिन्न भागों में तो नहीं है ना, हम टेबल के ऊपर तो नहीं चढ़ के बैठते ना, ठीक है। तो अगर बैठते हो चढ़ के तो अराउंड, अगर नहीं चढ़ के बैठते तो क्या होगा, राउंड। वैसे बनी वो राउंड होती है। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिया बेटा, क्योंकि शेप डजंट मैटर, ठीक है। अब जैसे कई बच्चों के माइंड में आता है राउंड का मतलब हमेशा गोल ही होगा, अराउंड का मतलब हमेशा गोल ही होगा, नहीं। डाइनिंग टेबल कैसी होती है, चौरस होती है या रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर शेप में होती है। तो साइज डजंट मैटर, शेप डजंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज द पोजीशन, कि आप किस तरीके से बैठते हो वहां पर, किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, बाकी हम एक्सरसाइज रह गई है, ये करेंगे हम कल, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि मैम ये टॉपिक करवा दो, तो वो वाला टॉपिक ही शुरू हो जाएगा, बता देना मुझे अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई है तो, अदरवाइज फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगी, ठीक है बेटा। तो सिलेबस कवर अप करना है मार्च के मंथ में हमें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।